सबसे पहले तो पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा की प्रस्तावना, शिक्षा के अर्थ और शिक्षा के विभिन्न कार्य विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में, जैसे मानवीय जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में। तो इसी में से ये एक पार्ट छूट गया था, स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न है। इसमें ये परिभाषाएं किस विद्वान की है ये हम लोग को बताना है, विद्वान का नाम इसी में से ढूंढकर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। तो ये जो कथन है ये हमारे जॉन ड्यूवी साहब ने दिया था कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। ये हम आपको दिखा भी सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ड्यूवी साहब ने कहा है, जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। ये कथन पेस्टोलॉजी के अनुसार है, जो विद्वान और मनोवैज्ञानिक थे पेस्टोलॉजी साहब, उनके द्वारा ये कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ जॉन ड्यूवी साहब के पेस्टोलॉजी साहब के अनुसार कहा गया है कि यहाँ शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। ये पेस्टोलॉजी के विचार से इसको बल मिलता है, तो यानी पेस्टोलॉजी साहब ने इसको कहा है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इससे आगे वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ये जो है ये दिया गया है ओटावे के अनुसार। ओटावे जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये कथन कहा है। ओटावे ने शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ये भी सॉल्व हो गया। अब दूसरा है, शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर क्रियान्वित करता है। ये की ब्राउन ने कहा है। की ब्राउन ये मनोवैज्ञानिक है, जैसा कि की ब्राउन ने कहा है। देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर क्रियान्वित करता है। तो ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग शिक्षा का विषय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, शिक्षा ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप एवं उसके विभिन्न अंगों तथा समस्याओं का दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। जहाँ तक शिक्षा शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की बात है, वह बड़ा व्यापक है, परंतु इस व्यापक क्षेत्र में हमने अब तक जो कुछ सोचा विचारा है वह उसकी विषय वस्तु है। शिक्षा शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु को सामान्यतः निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। शिक्षा दर्शन, पहला है शिक्षा दर्शन, दूसरा शैक्षिक समाजशास्त्र, और तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का इतिहास आदि। तो चलिए शिक्षा का दर्शन की पढ़ते हैं। शिक्षा दर्शन, मानव जीवन बड़ा रहस्यमय है। जब तक हम उसके रहस्य को नहीं समझते तब तक हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि हमें क्या सीखना है और क्या सिखाना है। इसलिए शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जीवन के प्रति जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनका और उनके आधार पर शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा की पाठ्यचर्या आदि का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शास्त्र के इस भाग को शिक्षा दर्शन कहते हैं।
एक बार फिर रिपीट करते हैं ताकि समझ में आए। मानव जीवन बड़ा रहस्यमय है। जब तक हम उसके रहस्य को नहीं समझते तब तक हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि हमें क्या सीखना है और क्या सिखाना है। इसलिए शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जीवन के प्रति जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनका और उनके आधार पर शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा की पाठ्यचर्या आदि का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शास्त्र के इस भाग को शिक्षा दर्शन कहते हैं। यानी कि शिक्षा दर्शन वो है जो मानव जीवन के रहस्य को यानी जान सके और उसे क्या सीखना है और दूसरों क्या सिखाना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। इसके आधार पर शिक्षा दर्शन को जरूरी समझा गया है। अब देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जो कुछ भी सीखता है समाज के बीच रहकर सीखता है। उसके आचार विचार को समाज प्रभावित करने में समाज और सामाजिक संगठनों का विशेष हाथ रहता है। दूसरी ओर शिक्षा समाज पर नियंत्रण रखती है और उसका विकास करती है। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत समाज के स्वरूप, समाज और शिक्षा के आपसी संबंध, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं शिक्षा की प्रक्रिया में उनके कार्यों, समाज और विद्यालयों के संबंधों, शिक्षा के सामाजिक कार्यों और शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन के आपसी संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन क्षेत्र को शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं। तो ये तो था शैक्षिक समाजशास्त्र के बारे में कि शिक्षा समाज पर नियंत्रण रखती है, उसका विकास करती है। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत समाज के स्वरूप, समाज और शिक्षा के आपसी संबंध, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं शिक्षा की प्रक्रिया में उनके कार्यों, समाज और विद्यालयों के संबंधों, शिक्षा के सामाजिक कार्यों और शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन के आपसी संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। अब की ब्राउन साहब ने जो कहा है, देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर क्रियान्वित करता है। ये जो शैक्षिक समाजशास्त्र है ये समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर क्रियान्वित करता है। ये की ब्राउन साहब ने कहा है। ओटावे के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए ओटावे ने कहा, शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो शिक्षा और समाजशास्त्र के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। ये ओटावे साहब ने कहा। और की ब्राउन साहब ने कहा था, समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर क्रियान्वित करता है। यानी जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर क्रियान्वित करता है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? आज शिक्षा की प्रक्रिया में बालक को बड़ा महत्व दिया जाता है। उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के आधार पर ही उसकी शिक्षा व्यवस्था की जाती है। इन सब को समझने के लिए हमें मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। मनोविज्ञान वह भाग है जिसमें बालक के विकास क्रम, सीखने की प्रक्रिया और अन्य शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों की प्रकृति, उनकी योग्यता, रुचियों और अभिरुचियों तथा स्मृति, विस्मृति, चिंतन और कल्पना आदि शक्तियों का अध्ययन किया जाता है और शिक्षा की प्रक्रिया में उनके उपयोग की सीमा निश्चित की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों की बुद्धि और उनके व्यक्तित्व के विकास की विधियाँ एवं उनके मापने की विधियाँ तथा सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप, विधियों एवं दशाओं का भी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो सिंपली शिक्षा मनोविज्ञान वह है जिसमें बालक के विकास क्रम, सीखने की प्रक्रिया और अन्य शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। जिसके अंतर्गत बच्चों की प्रकृति, उनकी योग्यता, रुचियों और अभिरुचियों तथा स्मृति, विस्मृति, चिंतन और कल्पना आदि शक्तियों का अध्ययन किया जाता है और शिक्षा की प्रक्रिया में उनके उपयोग की सीमा निश्चित की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों की बुद्धि और उनके व्यक्तित्व के विकास की विधियाँ एवं उनके मापने की विधियाँ तथा सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप, विधियों एवं दशाओं का भी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। कॉल्सनिक महोदय के अनुसार इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
इन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की खोजों और सिद्धांतों का प्रयोग है। कॉल्सनिक महोदय जो हैं इन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की खोजों और सिद्धांतों का प्रयोग है। उसके बाद स्किनर साहब ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, ये इनका कहना था। अब लिंडग्रेन के अनुसार, ये लिंडग्रेन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध 3 केंद्र बिंदुओं से है और वह केंद्र बिंदु इन्होंने दिया है। पहला शिक्षार्थी, दूसरा सीखने का प्रक्रम और तीसरा सीखने की परिस्थितियाँ। पहला तो शिक्षार्थी होगा, उसके बाद सीखने का प्रक्रम चलेगा, उसके बाद सीखने की परिस्थितियाँ इन्होंने ये भी कहा है। तो लिंडग्रेन साहब के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का संबंध 3 केंद्र के द्वारा बांटा गया, जो शिक्षार्थी, सीखने का प्रक्रम और सीखने की परिस्थितियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा का इतिहास जान लेते हैं। वर्तमान की रचना अतीत की उपलब्धियों के आधार पर ही की जाती है, इसलिए अतीत का अध्ययन आवश्यक होता है। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम शिक्षा के इतिहास का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। जब तक हम आदिकाल से लेकर अब तक शिक्षा का जो स्वरूप रहा है, उसकी जो व्यवस्था रही है और उसके जो परिणाम रहे हैं, उस सब का विस्तृत अध्ययन नहीं करते, तब तक हम अपने लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते। अतः शिक्षा शास्त्र में इस सब का अध्ययन भी किया जाता है कि हमारे प्राचीन यानी इतिहास में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, शिक्षा की क्या स्वरूप थे, इसके बारे में हम लोग शिक्षा का इतिहास भी जानते हैं। तुलनात्मक शिक्षा। आज मनुष्य केवल अपनी जाति के अनुभवों से ही लाभ नहीं उठाता, अपितु दूसरे देशों और राष्ट्रों के लोगों के अनुभवों से भी लाभ उठाता है। चूँकि वैश्वीकरण का माहौल है, भौगोलिकरण हो चुका है, तो हम लोग अब दूसरे देश से भी संपर्क स्थापित कर चुके हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ गई है, तो इससे हम लोग शिक्षा से भी ज़्यादातर जुड़ चुके हैं। जैसे आज मनुष्य केवल अपनी जाति के अनुभवों से ही लाभ नहीं उठाता, अपितु दूसरे देशों और राष्ट्रों के लोगों के अनुभवों से भी लाभ उठाता है। शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में भी विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उनके गुण दोषों का विवेचन किया जाता है। इससे हम अपनी परिस्थितियों में अपने उपयोग की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करने में सफल होते हैं। अब शैक्षिक समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। शैक्षिक समस्याएं, इसके अंतर्गत देश की वर्तमान शैक्षिक समस्याओं पर विचार किया जाता है और उनके समाधान के तरीके ढूंढे जाते हैं। आज हमारे देश में मुख्य शैक्षिक समस्याएं हैं देश के सभी क्षेत्रों में शिक्षा की समान सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक और नैतिक शिक्षा का विधान करना तथा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना आदि। जब तक शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत वर्तमान समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाधान के तरीके नहीं सोचे जाते, तब तक इसे विकसित नहीं कहा जा सकता। शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन, नियमित कक्षा की व्यवस्था विद्यालयों में होती है, इसलिए शिक्षा शास्त्र में इन विद्यालयों के संगठन और संचालन की विधियों का अध्ययन भी किया जाता है। इसके अंतर्गत जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उनमें से मुख्य है शिक्षा का संचालन जिसके हाथ में है, राज्य का इसमें किस प्रकार सहयोग है, समाज किस प्रकार सहयोग कर रहा है, विद्यालयों का निर्माण कैसे करना चाहिए, विद्यालयों से विभिन्न शैक्षिक पाठ्यचर्या एवं सहपाठ्यचारी क्रियाओं का संगठन किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाए कि उनके अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके।